नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। एक लोक कल्याणकारी राज्य में माना जाता है कि स्वास्थ्य की सुविधा जो है वो हर व्यक्ति को मिलेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय। और आधुनिक जो युग जो है उसमें अधिकतर राष्ट्र जो हैं वो लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो 1948 में ब्रिटेन से शुरू हुआ था। हालांकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है वेलफेयर स्टेट, लेकिन कहा गया है ये एक जो है समाजवादी राष्ट्र है, सोशलिस्ट। अपने प्रियम्बुल संविधान की प्रस्तावना कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि ये जो सोशलिस्ट समाजवादी की बात है वो उसको लोक कल्याणकारी राज्य के निकट ले जाता है। इसलिए अपेक्षा की जानी चाहिए कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं कम से कम वो हर व्यक्ति को मिले। जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, संविधान के अनुच्छेद 21 में, उसके तहत हर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन मिलना चाहिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य अगर उसका अच्छा नहीं है तो फिर वो जीवन के अधिकार का मतलब नहीं रह जाता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी दिल्ली में भयंकर प्रकोप चल रहा है डेंगू का। वैसे सरकारी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जितना प्रकोप है नहीं, उससे बढ़ा चढ़ा करके मीडिया में बातें रखी गई हैं और उससे एक डर का माहौल पैदा हुआ है, जो स्थिति नहीं है। लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उससे काफ़ी प्रकोप है। तो डेंगू के कारण एक सवाल उठता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी माकूल हैं और आम जनता को किस हद तक जो है वो इलाज उनका हो पा रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो। किस हद तक स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको मिल पा रही हैं। आज इसी पर हम बहस करेंगे कि जनता का जो हक है वो उनको मिल पा रहा है या नहीं। और इस बहस में शामिल हैं डॉक्टर तलत हलीम, जो कि एक निजी अस्पताल में गुड़गांव में काम कर रहे हैं। फोर्टिस में वो डायरेक्टर हैं ट्रॉमा और इमरजेंसी सर्विसेज के। डॉक्टर मीरा शिवा हैं, जो कि एक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी समय से काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, स्वयं डॉक्टर हैं लेकिन जन जागरण के काम में लगी हुई हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, जो कि महानिदेशक हैं भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मीरा जी आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हैं, कि अभी ये कारण तो है चूँकि डेंगू को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया है और दिल्ली में मीडिया है ऐसे कहते हैं कि और भी जगह ये समस्या है, हरियाणा में, पंजाब में, हमारे साथ बिहार से भी बैठे हुए हैं, वहाँ भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ भी मरीज़ हैं। लोगों को जब कोई एक तरह का कहता है कि एपिडेमिक आ जाता है, महामारी का रूप जब कोई बीमारी धारण करती है तो मीडिया में बातें आती हैं। लोगों को आपका क्या अनुभव है कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, लोगों का इलाज ढंग से हो पा रहा है, चाहे डेंगू हो या कोई और बात हो? और कमी है तो वो कहाँ पे कमी है, किस क्षेत्र में, सरकार की ओर से कितनी कमी है, डॉक्टरों की ओर से कितनी कमी है, या और किस तरह की कमियां हैं? अगर कमी की बात देखी जाए तो पूरा हेल्थ बजट से 1.2% हेल्थ बजट देश के लिए इनएडिक्वेट, सेंट्रली प्लान बजट इनएडिक्वेट, क्योंकि हमारी और बोला था कि 5% 10% के उसके होना चाहिए। फिर दूसरा ये निकल के आता है कि जो लोग स्वास्थ्य की सेवा लेने जाते हैं 80% लोगों को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। अगर हमारे लोग बहुत अमीर होते, हाँ, और ये अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट में किसी में जाके समस्या नहीं होती, मगर इसका जो प्राइवेट में और सरकारी में जितना स्वास्थ्य का ढांचा है, इट इज़ इनएडिक्वेट। हाँ, एक तरफ इनएडिक्वेट है, दूसरा जैसे मैं हेल्थ लिटरेसी की बात कर रही हूँ, आपकी 2 किडनीज हैं कि 2 लिवर्स हैं। हाँ, अगर आप, और मलेरिया की लाइफ साइकिल में मच्छर कैसे पनपता है, एडीज मच्छर जैसे दिन में काटता है। हाँ, और अगर आप पानी, एनोफिलिस किसी समय काटता है। हाँ, तो और अगर आप पानी जैसे बता रहे निकाल दीजिए, अगर आप स्क्रब नहीं करेंगे साइड में, उसका एग जो है, अंडा 1 साल तक प्रेम तो नहीं, तो मैं ये बता रही, हम बाद में आएंगे। नहीं, मैं हेल्थ लिटरेसी की बात बोल रही हूँ। हेल्थ लिटरेसी की आप स्कूल हेल्थ में जिन जिन जगह डालना चाहिए, जैसे कितनी चीजें हम समाधान पे बात करेंगे अभी जो नहीं, और नहीं, मैं स्वास्थ्य की जो बात है, हाँ, तो आप दवाइयों का मामला देखिए, दवाइयाँ का इस अंडर केमिकल्स मिनिस्ट्री, दवाइयों के दाम, हाँ, तो आप इसमें जो सेवाएं हैं, केवल अस्पताल बनाना नहीं होता, उसके अंदर जो इंसान होंगे, जो जैसे लैब टेक्नीशियंस होंगे, लैब्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, एक बेड के ऊपर कितने होने चाहिए, कितने मरीजों पे कितना हो गया, उसका जो है इट इज देयर इज अ शॉर्टेज। कैपिटेशन फीस है, जो बच्चा मेडिकल डॉक्टर बनेगा वो उसका सोच विचार अलग होगा, उसको अपना कैपिटेशन फी का पैसा उसको बनाना है।
ऐसा नहीं है जो सरकारी में पढ़ते हैं वो भी बनाते हैं पैसा, ऐसा कुछ नहीं, कैपिटेशन वाले ही बनाते हैं। और ये मेरा मानना है कि मार्केट, स्वास्थ्य के मार्केट विल डिसाइड कि क्या स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये हो कि मतलब उस जो लोग पे कर सकते हैं, आप उसके मॉडल के ऊपर औरों को ऐसे लाना चाहे, नहीं चलेगा। मैं आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का इसलिए बताना चाहती हूँ, उस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने उस के बीच में सेवाएं दी थी। जब सूरत में प्लेग हुआ था, प्लेग सूरत, इट वाज द गवर्नमेंट डॉक्टर्स, मेनी ऑफ द अदर्स लेफ्ट। सो कल कोई डिजास्टर कोई ऐसे होगा जिसमें उसमें इनकम जनरेशन का स्कोप नहीं है, हाँ, आप उनको इसके अंदर लाने में आप फोर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात होगी, शायद डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी उसके बारे में बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन, ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो बात है, और गवर्नमेंट में नर्सेज का, मैं विमेन की उसके दें, इनएडिक्वेट, ओवरवर्क्ड, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो फैसिलिटीज ना होना। सरकार में भी और जो निजी क्षेत्र है उसमें भी, प्राइवेट सेक्टर में आप कह रही हैं। प्राइवेट का अब आप देखिए 5 स्टार मॉडल की, जैसे यू हैव हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वेयर द डॉक्टर्स सैलरी व्हाट दे आर पेड, रिम्यूनरेशन जो पे हो रहा है। हम आपके पास दोबारा आएंगे डॉक्टर जगदीश ये लास्ट सेंटेंस ये है, हाँ, कि अगर आप उसको लिंक करेंगे कि आप कितने प्रोसीजर्स कर रहे हैं या कितने टेस्ट ऑर्डर करें, उसके ऊपर आपको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा वो लिंक करेंगे, तो जरूर अननेसेसरी प्रोसीजर्स और अननेसेसरी टेस्टिंग का आप बढ़ावा खुद अपनी पॉलिसी की वजह से दे रहे हैं। हमारे साथ डीजी बैठे हुए हैं, हम इनसे जान लें इनका पक्ष, सरकार का पक्ष। आपने कल भी हमारे चैनल पे कहा था कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया, लेकिन एक बात जो बार बार आ रही है कि सरकार तैयार नहीं रहती है। कोई घटना हो जाती है, उसके बाद एक जो है उसको पैनिक रिएक्शन कह लें या नीजर्क रिएक्शन जो भी कह लें, उसके बाद सरकार सामने आती है। बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और एक घटना जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई, अविनाश की मौत और उसके बाद उनके माता पिता की आत्महत्या, मतलब वो घटना ये बता रही है कि व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा वो सवाल खड़ा करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, व्यवस्था की कोई बात नहीं है। वो आदमी जिसका भी डेथ हुआ दुख की बात है हम लोगों के लिए, और इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। आपने सवाल किया कि वो डेथ जो हुआ, अब वो आइसोलेटेड फैमिली था, सिवाय बोथ हस्बैंड वाइफ वाज इन डिप्रेशन। उसको डेंगू से किसी उसका चाहे डेंगू से डेथ हो या किसी से भी डेथ होता, वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि उस डिप्रेशन के घड़ी को अगर कोई डाइवर्स करता तो दोनों सुसाइड नहीं करते, क्योंकि सुसाइड का जो टेंडेंसी किसी में होता है वो सिर्फ 1-2-5 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाता है। तो वो डाइवर्स नहीं हो पाया, चूँकि ना नेबर आ पाए उनसे बात करने के लिए, ना उनके कोई फैमिली मेम्बर थे। वो दोनों डिप्रेशन का प्लस डिप्रेशन चला गया, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सरकार का डेंगू की फीवर की बात आप कर रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, और कल भी मैंने कहा था कि 99.9% पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। 1% से कम पेशेंट की ज़रूरत होती है एडमिशन के लिए। अगर हम दिल्ली को ही ले लें, और आज के दिन में मान लिया कि दिल्ली में 2400 पेशेंट है, 1% पेशेंट लेंगे तो 24-25 पेशेंट के लिए दिल्ली में क्या बेड नहीं है? बिल्कुल है। तो इतना ये जो पैनिक जो डेवलप कर गया लोगों में, मेरी बात समझ लीजिए, पैनिक डेवलप नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंगू का ना वैक्सीनेशन है, आप अच्छी तरह समझ लें, और ना डेंगू का कोई ट्रीटमेंट है। डेंगू का ट्रीटमेंट है कि आप उसको आराम करें, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर लें, अगर प्लेटलेट कम होता है तो उसको आप प्लेटलेट से रिप्लेस करें। तो जरूरी है ना कि उसको हर पेशेंट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। आप जरूरत नहीं मॉनिटर करने की जरूरत नहीं कि आप अस्पताल में भर्ती हो। आपको अगर फीवर हो गया, आप डायरेक्ट डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, अपना प्लेटलेट काउंट कराते रहें, उनसे मिलते रहें, बात करते रहें। एडमिशन उसकी ज़रूरत होती है जिसको पेटिकल हेमरेज हो जाए, जिसके एब्डोमिनल पेन हो जाए, जो डिहाइड्रेटेड हो, और जो हाई कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल है, चिल्ड्रेन है, ओल्ड एज है, ऐसे लोगों को अगर हो जाता है तो उसमें एडमिशन होने की जरूरत है। लेकिन एक बात बताएं कि अगर किसी मरीज को किसी भी अस्पताल, और ये कहना कि हमारे दिल्ली में बेड नहीं है, ये गलत। अभी आपके आने के पहले मैंने पूरे दिल्ली वालों को मीटिंग बुलाया, और मैंने यही कहा कि तुम सब लोग मिलकर के कल मॉर्निंग में ही सबके मोबाइल पर SMS भेजो
कि जो इतना मीडिया ने इसको बहुत ही हाहाकार मचा दिया है, ऐसा कोई हाहाकार नहीं है। 2013 में हमारे पास 5000 से ज़्यादा मरीज दिल्ली में हुए थे। अगर 2013 तो 2000 भी अभी नहीं पहुंचा है। नहीं, अभी तो पहुंच गया है, और अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी ये राइज करेगा। हमसे पूछा गया एक सवाल किसी ने भी किया मॉर्निंग, मैंने कहा अनदर 10 डेज तक ये अभी इसकी लिमिटेशन बढ़ेगी, जब तक ये बारिश नहीं होती बढ़ेगी ये तो। लेकिन पैनिक होने वाली बात नहीं है। मैं लोगों को आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहें, कांस्टेंट चेकअप कराते रहें, एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर पिए। लेकिन जब किसी को प्रवेश नहीं मिलता है अस्पताल में, आप कहते हैं कि सीट भी हैं, ये बात भी आई है, दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि हाँ सीटें हैं, अधिकतर सीटें जो कि कमज़ोर वर्गों के लिए है वो खाली पड़ी हुई हैं, इसके बावजूद जो है उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, उनका इलाज वहाँ पे नहीं हुआ और उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की भी बात चल रही है, यहाँ तक बात हुई है। नहीं, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट भी थोड़ा सा पैनिक हो गया है, इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं। मैंने अभी दिल्ली गवर्नमेंट का चमन प्रकाश आया था मेरे पास, मैंने कहा देखो बेटा, सब जगह एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि एक वार्ड को डेंगू वार्ड डिक्लेयर कर दो। अब एक वार्ड में 30 बेड को रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल 40 हैं दिल्ली में, अगर हम 30 बेड हर वार्ड में भी कर देते हैं तो हमारे पास 1200 बेड इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है 1 मिनट में। तो बेड की कमी नहीं है, और हर अस्पताल में, और जिनकी डेथ हुई वो कोई सरकारी अस्पताल में नहीं गए, वो मैक्स में ये गए। तो सवाल है कि क्यों नहीं गए, इतना विश्वास उनका क्यों नहीं होता? नहीं, बगल में एम्स है, सफदरजंग है, इसलिए नहीं गए हाँ। कि वो परेशान थे और सोचे कि अगर वहां जाएंगे तो वहां पर भीड़ बहुत होता है। यही बात मैं पूछना नहीं, चाहता हूँ कि ये धारणा सरकारी अस्पतालों के बारे में क्यों है? क्योंकि वहां पर जो पब्लिक का जो डिमांड है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वहां पर जैसे 5 डॉक्टर है, अब 500 मरीज पहुंच रहा है। नंबर ऑफ द पेशेंट को देखिए, अब सफदरजंग एम्स को लीजिए आप, डेली वहां पर 10,000 से 12,000 पेशेंट ओपीडी में आता है जी, क्योंकि बाहर के जो स्टेट हैं वो उसको नहीं टेकल कर पाते जी। तो अगर बाहर के स्टेट इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने आप को डेवलप कर ले तो इतने मरीजों को दिल्ली में भी आने की जरूरत नहीं मैं है। देखता हूँ बिहार के बहुत आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर देखिए हेल्थ के मामले, तमिलनाडु का है क्यों नहीं आता, आंध्रा का क्यों नहीं आता? बिल्कुल सही है कि अगर राज्य में इलाज अच्छा हो तो फिर दिल्ली आने की नौबत क्यों आएगी, बात बिल्कुल सही इवन है। हर्निया हाइड्रोस के लिए लोग बाहर से आते हैं। अगर बड़े बड़ी बीमारी के लिए आए तो अच्छी बात है, इवन नॉर्मल जो बीमारी होता है उसके लिए भी आ जाता है। डॉक्टर के अग्रवाल, आप बताइए, जो बार बार बात आ रही है उस मरीज की, हम तो इसे व्यापक चर्चा हो रही है कि इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वो आप अभी जिस हॉस्पिटल में हैं मूलचंद खैराती राम, वहाँ से कहा गया कि उसको जो है सो बाहर कर दिया गया। अब ये तो एक दो बात है, पहली बात तो है कि आपकी जिम्मेदारी थी, वहाँ भी कमज़ोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर के रूप में, डॉक्टर के बारे में तो कहा जाता है हिपोक्रेटिक ओथ है, आप किसी भी मरीज को वापस कर ही नहीं सकते हैं। नो, 2 चीजें हैं। मरीज को मना नहीं कर सकते, ऐसा कोई हिपोक्रेटिक ओथ नहीं है। फर्स्ट एड आप देंगे, स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद में सेफ ट्रांसफर करेंगे। मूलचंद वाले पेशेंट के अंदर में स्टेबलाइज किया गया, उसके बाद में एम्बुलेंस अरेंज करी गई, उसके बाद में सफदरजंग भेजा गया। ये ही डॉक्टर की ड्यूटी है। अगर बेड नहीं है आपके पास में तो आप उसको स्टेबलाइज करके। सरकार कह रही है कि खाली पड़े हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं, मैं आपने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, मैं उस पर नहीं जा रहा कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। मेरे 2-3 चीजें हैं। ए, पैनिक नहीं है, इसको मैं एपिडेमिक नहीं बोलता, लेकिन दिल्ली सरकार ने कुछ नीजक रिएक्शंस दे दिए कि रूटीन सर्जरी बंद कर दो, फ्लोर पे बेड लगा दो, उसके बाद में जो है 50 रुपए में टेस्ट कर दो। ये नीजक रिएक्शंस हैं जिसमें से पब्लिक में पैनिक हो गया है कि एपिडेमिक आ गया। ये एपिडेमिक नहीं है। ये गलत क्या कहा कि डेंगू का नहीं। अगर आप बोलोगे कि रूटीन सर्जरी बंद कर दो, कि रूटीन एडमिशंस बंद कर दो, कोई दूसरा पेशेंट मरेगा, उसकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इज हर पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं है। 100 में से 95 लोगों को एडमिशन की जरूरत नहीं है। इन्होंने कही, वही बता रहा हूं मैं, अगर आपका डेंगी सीवियर डेंगी नहीं है, आपको एडमिशन होने की जरूरत नहीं है। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जो निजी अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अस्पताल हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी पूरी जिम्मेवारी है कि हर पेशेंट को अटेंड करें, अटेंड करने के बाद में ट्रायज करें कि सिंपल डेंगी है कि सीवियर डेंगी है, उसके बाद में वो उसको फर्स्ट एड दें, 20 ml फ्लूइड दें, इसके इमीडिएटली स्टैट, उसके बाद में वो उसको स्टेबलाइज करें, फिर या डिस्चार्ज करें या एडमिट करें या सेफ ट्रांसफर करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें अगर कहीं पर भी आदमी अस्पताल घूमता रहे और उसकी मौत हो जाए, इससे बड़ा, इससे ज्यादा शर्मनाक इसी का एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा देता हूं। मौत हैज नथिंग टू डू विद नॉट गेटिंग ए बेड, क्योंकि डेंगू के अंदर में अप टू 1% डेथ्स होती हैं। अभी हमारा बड़ा सीनियर पीडियाट्रिशियन, हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा, वन ऑफ द टॉप पीडियाट्रिशियन डाइड ऑफ डेंगू रिसेंटली ऑन 1 September।
इसका मतलब है कुछ केसेस के अंदर में डिटोरिएशन कैन बी सो सडन। अगर व्यवस्था खराब होगी तो उसके शिकार डॉक्टर नहीं होंगे। नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है। There will be some mortality. You cannot take it as zero mortality. There will be some mortality. 2000 केसेस में अगर ये 11 डेथ्स हैं, it is less than 1%. पूरे वर्ल्ड में 25,000 लोग मरते हैं। Let's not blame. Let's not say every death कि डॉक्टर को मारो, थोड़ा अग्रवाल, आप जब शीशा तोड़ दो, अस्पताल तोड़ दो। अच्छी बात है, वो हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ औरतें कितनी मर जाती हैं प्रजनन में, वो बात नहीं करते। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 25,000 वहाँ मरते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक भी प्रेगनेंसी डेथ नहीं होनी चाहिए, एक भी डायरियल डेथ नहीं होनी चाहिए, वहां पे हम कम करें। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में जितनी डेथ्स होती हैं वो तो होंगी ना, वो तो होंगी। अगर मेरे को भी डेंगू होगा तो मेरे को भी एक रिस्क है, मेरे को भी 1000 में अगर मैं एक पड़ गया तो मेरे को भी रिस्क है। वी लॉस्ट ए सर्जन इन आवर ओन हॉस्पिटल लास्ट ईयर, हमारा अपना सर्जन था। दे विल बी सम, लेट्स नॉट क्रिएट पैनिक। पैनिक इज इलाज करें। अभी हमें ये देखना है कि नेक्स्ट 15 दिन आप में मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक सीधा है। सुधार नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट 15 दिन में अभी पिक्चर बाकी है, अभी ज्यादा केसेस आएंगे। लेट्स वर्क फॉर दैट। पिछला पोस्टमार्टम करने के बदले नेक्स्ट 10 दिन के अंदर में लेट्स वेट। डॉक्टर अजय कुमार पटना से बने हुए हैं, आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार, आप बताएं, क्योंकि पूरा फोकस तो दिल्ली पे हो जाता है, लेकिन और भी देशों में काफ़ी समस्याएं हैं, बिहार में भी काफ़ी डेंगू के मरीज हैं, और भी तरह की समस्याएं हैं। आप कितने संतुष्ट हैं अभी जो वर्तमान हमारी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा क्या लोगों को मिल पा रही है, आप बताएं। आपने 3 प्रश्न मुझसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है अन्य देशों की समस्याएं। तो मैं आपको बता दूं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिंगापुर ऐसे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ खतरा रहता है। आप एक सर्वे है जिसके अनुसार 12 देश जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं उसमें 30 लाख लोग डेंगू से हर साल ग्रसित होते हैं और करीब 6,000 लोग प्रति वर्ष उससे मरते हैं। ये मैंने एक फिगर इसलिए दिया कि दिल्ली वाले खामखा जो पैनिक हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उनको शांति होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है व्यवस्था की। तो व्यवस्था जो है दिल्ली में, व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या हो गई है, और ये के अग्रवाल से मैं एग्री करता हूँ और जगदीश जी से एग्री करता हूँ कि फालतू में पैनिक क्रिएट किया गया है। ठीक है, पैनिक नहीं हो, उसके आगे 100 मरीज में सिर्फ 1 मिनट 100 मरीज में सिर्फ 5 ही मरीज ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन की आवश्यकता होती है। उसमें भी 4 मरीज ठीक हो जाता है, क्योंकि पहला फेज जो डेंगू का होता है फेब्राइल फेज होता है, जिसमें लोग पैनिक करते हैं, उसमें कोई घबराने की ज़्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट फेज जो होता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल फेज, जब बुखार डाउन जाने लगे और देह हाथ फूलने लगे और दूसरी सिम्टम्स आने लगी, जिससे कि मरीज कमज़ोर होने लगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि लीकेज ऑफ द फ्लूइड इनटू द स्पेस, वो डेंजरस फेज है। वहीं से मरीज को चाहिए पिकअप करना और उसको भर्ती करके देखना, ताकि वो ऐसे फेज में ना चला जाए कि वो प्लेटलेट जितनी बातें आप कह रहे हैं उसकी दिक्कत हो जाए और वो मर जाए। कितना लोगों को जहाँ तक मरने का सवाल है, ये जो हेल्थ नहीं, तो ये मैं अभी आगे आ रहा हूँ। यश चोपड़ा को स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा सुविधा थी, लेकिन वो मर गए बेचारे इसी डेंगू से। दूसरा, अभी जो पीडियाट्रिशियन की बात हुई, इसकी बात हुई, समूचा वो मर गए। तो डेंगू सिर्फ यदि स्पेसिफिक आप लेते हैं तो इसमें मरने वाले जो मरीज हैं उनका बहुत सा फैक्टर्स है जो आपके ये छोटे से प्रोग्राम में हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, आपकी पहली जो पैनलिस्ट है मीरा जी ने जो एक बात कही, 1.2% ऑफ द टोटल बजट को रखा गया हेल्थ के लिए। अरे ये तो चटनी चटा दिया हेल्थ को भाई, ये तो तमाशा कर दिया। हम लोग समझते थे कम से कम 5% हो। देखिए चाइना का हेल्थ बजट, चाहे दूसरे उन्नत देशों का हेल्थ बजट कितना ज़्यादा है, और हमारा 1.2% तो हर क्षेत्र कहता है, शिक्षा में भी कहता है बजट बढ़ाया जाना चाहिए, आप स्वास्थ्य में कह रहे हैं, हर क्षेत्र कहता है कि बजट में हमारा जो है इतना प्रतिशत होना चाहिए, तो बढ़ाना चाहिए ना। ऐसा है, जितना है उसका तो ईमानदारी से इस्तेमाल हो। यदि स्वस्थ देश है, अरे 1 मिनट, प्रधानमंत्री कहते हैं स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो स्वस्थ भारत रहेगा तबे ना हम लोग कुछ कर सकेंगे। हमारा यंग पॉपुलेशन यदि कमज़ोर और बीमार रहेगा
तो भेमा आम की तरह कुछ करिए नहीं पाएगा। हमको आम भी चाहिए तो बढ़िया मालदा चाहिए, जर्दा आम चाहिए जो कि खाने में स्वादिष्ट हो। एक बीमार देश इस तरह से रहेगा तो सॉरी वी कैनॉट इम्प्रूव इन द वर्ल्ड। और दूसरा है कि जो हमारा बजट भी है उसमें अर्बन बायस है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है भी तो उसका क्या हाल है बुरा जगदीश जी जानते होंगे अच्छी तरह से, हो सकता नहीं बोले, लेकिन एनआरएचएम का क्या हाल है? रूरल एरिया में तो कोई फैसिलिटी नहीं है। अजय जी आप बने रहिए हमारे साथ, अगर मौका मिला दोबारा आएंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम डॉक्टर तलत हलीम को सुन ले, फिर डॉक्टर जगदीश प्रसाद से प्रतिक्रिया लेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की क्या स्थिति है। आप बताइए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बारे में बार बार सवाल खड़ा होता है जी कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना मकसद है और वहाँ कुछ नहीं होता है, कोई सेवा नहीं होती है। सस्ते में ज़मीन ले लो, पानी ले लो, बिजली ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन सेवा की कोई भावना में अभी चूंकि सिर्फ कॉरपोरेट हॉस्पिटल पे चर्चा नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। ऐसे उदाहरण आए हैं कि मरे हुए पेशेंट को भर्ती करके 4 दिन के बाद 10 लाख का बिल बना के छोड़ा जाता है। और वैसी स्थिति में जब कोई मरीज जाता है, आप देखते हैं पैसा दे सकता है तो ठीक, नहीं तो बाहर कर दो। 2-4 बातें इसमें हम कह दें और शुरू से हम शुरू करेंगे कि बेसिकली हमारे पास इंडिया में इनएडिक्वेसी ऑफ बेड है। मतलब ये कि वी आर वर्किंग एट 50% कैपेसिटी ऑफ अ WHO रिकमेंडेशन ऑफ 5 बेड्स पर 1000। अभी है कि आपको 2.7 है। जी सही है, ठीक है जी। हाँ। हमारे पास दिल्ली में 640 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेड्स हैं टोटल। हमारे पास एक अपर क्लास है हु कैन अफोर्ड ट्रीटमेंट थ्रू इंश्योरेंस और थ्रू पेमेंट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा मिडिल एक सेगमेंट है जो कि EWS भी नहीं है, हायर इनकम भी नहीं है, लेकिन वो पे नहीं कर सकता 30, 40, 50 हज़ार। दैट इज द सेगमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग क्या करते हैं उसमें? अभी हम बताते हैं। तो एक डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जनरल गाइडलाइन दी है फॉर सीरियसली इल पेशेंट्स। अगर वो गाइडलाइन आप नहीं फॉलो करते हैं देन यू शुड बी ट्रीटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत सिंपल चीज़ है। एक सैडली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है विच हैज़ ब्रॉट एवरीथिंग टू द फोरफ्रंट। आगे ये बातें। तो अगर ये एडिक्वेसी नहीं की, या तो मूलचंद ने या मैक्स ने या किसी भी हॉस्पिटल ने, उसके लिए एक रूल्स है, एक कोर्ट है, एंड दे शुड बी पीनलाइज्ड। हमें कोई उसमें, चाहे हम कॉर्पोरेट में हो या नॉन कॉर्पोरेट नहीं होता क्या है? आप एक बड़े अस्पताल से जुड़े हुए हैं, होता अब क्या देखिए है? होता ये है कि हमारे पास कोई नेटवर्क ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। एक हमारे पास नोडल एजेंसी है जो कुछ काम करती है। इन दिस केस अगर मूलचंद में एक पेशेंट आता है और इन्होंने रिससिटेट कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई आगे ले जाओ, एक मैकेनिज्म जो कम्युनिकेशन का है बिटवीन अ हेल्थ केयर एंड अनदर हेल्थ केयर, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक डॉक्टर को बैठाते हैं, एक एम्बुलेंस देते हैं और उसको अगले अस्पताल में भेजते हैं, वहाँ भी वही है, तीसरे में भेजते हैं, चौथे में भेजते हैं। अल्टीमेटली नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल तो ये है। इसलिए नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में आप 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। 50% जो आपने, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है कि आप जो 640 बेड कह रहे हैं उसमें 27% खाली पड़े हुए थे। किसका वो काम है? हाँ? कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया उसके लिए? सिर्फ ये उन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाई है जो रोज सुबह और शाम 2 बार ये पूछती है कि साहब आपने कितने बेड्स यूटिलाइज किए। अगर नहीं यूटिलाइज होते हैं वो बेड्स, उसमें भी इनका एक रूल ये है कि साहब आप फोन करके और वो पेशेंट को एक लेटर लिख के भेज दें। ये रूल के अंडर है, गाइडलाइंस के अंडर रूल तो है, उसका पालन होता है। पालन कहाँ से होगा? पालन होगा 2 तरह से, या तो वो इधर से आएगा नोडल एजेंसी से, या कुछ मरीज डायरेक्टली आपके पास आ जाते हैं। अगर आपके पास कुछ डायरेक्टली मरीज आ जाते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में है, आपको रिससिटेट और स्टेबलाइज करना है, चाहे कुछ भी हो आपको जाए। रोकना पड़ेगा। डॉक्टर जगदीश प्रसाद से हम सुनना चाहेंगे कि वो जो कह रहे थे कि क्या स्थिति है। एक उदाहरण होते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में कहा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन, जहाँ तक सरकार की बात है, जो फंड जाता है वो मैक्सिमम अभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जा रहा है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम था अर्बन हेल्थ से। क्योंकि डॉक्टरों की बेसिकली वहाँ पर डॉक्टर की उपलब्धि कम है,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ये तो बात डॉक्टर साहब बार बार आती है कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन लेकिन उसी- सरकार कोई हॉस्पिटल मतलब कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं खोलती है। नहीं नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज खोलना सोल्यूशन नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलना सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है कि हॉस्पिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ठीक करें, डॉक्टरों को हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन दें, उनकी रहने की सुविधा प्रदान करें। डॉक्टर तलत हलीम, डॉक्टर वीरा शिवा, डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर जगदीश प्रसाद और पटना डॉक्टर जय कुमार, आप सबका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात जो साफ तौर पे सामने आ रही है कि घबराने की वैसी बात नहीं है, इसलिए कम से कम ये भरोसा होना चाहिए कि अगर किसी को बुखार हो जाए या कोई अंदेशा भी हो तो घबराएं नहीं, बल्कि उसका समुचित इलाज करवाएं, और वो संभव है। ये हमारे सारे मेहमान ये कह रहे हैं। आप अपने कोई सुझाव हो या प्रतिक्रिया हो तो भेज सकते हैं yes.dd@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com, और हमारा पता है आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 11000। नमस्कार।